जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के साथ साथ हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को सैद्धांतिक रूप से किस वर्ष में स्वीकार किया गया था। चलिए, आप सभी पहले प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे 1854 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ये किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ध्यान रखना है। और 1854 में ही वुड डिस्पैच आया था, आपको याद होगा। और वुड डिस्पैच जो है ये शिक्षा संबंधी सुधार था, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लॉर्ड इरविन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, 1931 में भी गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय काम अमुक्त माल्यदा में था, यानी अमुक्त माल्यदा जो है ये किस भाषा में था, आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, तेलुगु भाषा में था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है रामचंद्र विद्या वागीश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, उसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और ये किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, यह है 52वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1950 में। और 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। और ये 10वीं अनुसूची ही दल बदल से संबंधित है। आगे देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत है। 9 बजे की क्लास को भी अटेंड करना है। रात 9 बजे की क्लास में दृष्टि IAS बुक का मॉडल पेपर स्टार्ट किया गया है, जो कि बिहार पुलिस
बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है। तो ध्यान रखना है, रात 9 बजे सभी को क्लास करना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए एक प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया। उम्र सीमा 35 वर्ष है। आगे देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको बताया था भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ध्यान रखना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो याद रखिएगा ये है भोजपुरी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट किसे सौंपती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। लोक लेखा समिति, इसमें पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या है? तो समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए हिंदी व्याकरण के प्रश्न सेशन के लास्ट में दिए गए हैं, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसे प्राप्त है? तो 14 नंबर का आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 124 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अभी हमने आपको बताया, फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। चलिए आगे देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए ये होता है विधानसभा के प्रति। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यही अगर आपसे पूछे केंद्र में, तो केंद्र के मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो हमने आपको अभी बताया महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति और हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बताया गया है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बना था। चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बना था 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, ध्यान रखना है। और वर्तमान में 28 राज्य है और 8 संघ राज्य है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो ये है देवकी नंदन खत्री। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मूल भारतीय संविधान में नहीं था। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य नहीं था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में ऐड किया गया था, ध्यान रखना है। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया था। मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो अभी हमने आपको बताया कि मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो जो ये बच्चे राष्ट्रपति को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी को पता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष। आगे देखिए, पेट्रोलियम पाया जाता है। चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है सेडिमेंट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे जाते हैं, तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। और योग दर्शन के कौन थे? तो पतंजलि आप सभी जानते हैं। जैमिनी को याद रखना है, ये पूर्व मीमांसा। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम। आगे देखिए, कौन सा राज्य विंध्य रेंज का पश्चिमी छोर है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा राज्य विंध्य रेंज का पश्चिमी छोर है? तो ये है गुजरात, याद रखना है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है, किस नदी में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? तो माजुली द्वीप है। और ये कहाँ पर है, किस नदी में? तो ब्रह्मपुत्रा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और माजुली द्वीप पूछे किस राज्य में है? तो असम में है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि जोग जलप्रपात है, स्थित है? तो देखिए 35 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न है, निम्न में से कोई एक युग्म में विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक युग्म ऐसा है जिसमें विपरीतार्थक शब्द दिया गया है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, क्रय विक्रय, यानी क्रय का विपरीतार्थक क्या होता है? विक्रय। तो ये विपरीतार्थक है, जबकि घर, आवास, ये कोप, क्रोध, ये विपरीतार्थक नहीं दिए गए हैं। आगे देखिए, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? तो संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी को पता है। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में और उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चेक कीजिए। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से रचयिता बताना है कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो देखिए रचयिता जो लिखा था इस तरह से, तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। आखिरी प्रश्न है, कष्टों से घिर जाना, यह निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ दिया गया है? तो आपको बताना है कष्टों से घिर जाना ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये है अथाह सागर में डूबना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कष्टों से घिर जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।